तो कल हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की चर्चा की थी। आज थोड़ी उसे विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, उसके परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इनमें शैक्षिक तकनीकी की जो परिभाषाएं दी गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उसमें अलग-अलग तरह की परिभाषाएं हैं। उनमें से किसी को एकांगी परिभाषाएं के अंतर्गत रखा गया है, कुछ को ग्राह्य परिभाषाएं के अंतर्गत रखा गया है। यानी उनकी जो कैटेगरी है वो डिवाइड कर दी गई है कहीं-कहीं, क्योंकि उन्होंने किसी ने किसी पक्ष पर बल दिया है कि दूसरे ने दूसरे पक्ष पर। जैसे आप पहली परिभाषा देखो जैकोटा ब्लूमर की, जिन्होंने 1973 में परिभाषित किया था। शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। Educational technology is the application of scientific knowledge about learning to practical learning situations. इसमें इन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा। उसे एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशंस, यानी अधिगम की परिस्थितियों में इसका उपयोग कहा। दूसरे जो आपकी परिभाषा है, दूसरे जो रिचमंड 1970 में दी है इन्होंने कहा है शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। Educational technology is concerned to provide appropriately designing learning situations, holding in view the objectives of the teaching of training, bring or bear the best means of instruction. यहाँ इन्होंने टेक्नोलॉजी को किस चीज़ से ऐड किया है, अब वो देखो कि रिचर्ड, जो इनका पूरा नाम है डब्ल्यू केनेथ रिचमंड, इन्होंने जो परिभाषा दी है इसमें इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 विशेषताओं पर बल दिया है। पहला, डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस, यानी एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस को डिजाइन करना, उसकी जो उपयुक्त अधिगम परिस्थितियां हैं उसको डिजाइन करना, उसे अच्छी तरह प्रस्तुत करना। दूसरा, रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। थर्ड, ब्रिंगिंग बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इनकी परिभाषा में 3 चीज़ें छुपी हुई है। पहला, डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस। दूसरा, रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। और तीसरा, ब्रिंगिंग बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी किन किन चीज़ों से संबंधित है, तो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। यानी उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करने की बात कहते हैं जिस परिस्थिति में शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और जो सिखाया जा रहा है, जो लर्निंग की बात की जा रही है, उसको सीखने का उत्तम साधन बन सके, इंस्ट्रक्शन। इसीलिए इसे संक्षेप में कह रहे हैं कि रिचमंड हैज स्टार्टेड 3 characteristics of educational technology in this definition. First, designing appropriate learning situations. Second, realizing objectives of teaching or training. Third, bringing best means of instruction. अब आप तीसरी परिभाषा ले लो। तीसरी की रॉबर्ट ए कॉक्स 1970 में ही इन्होंने भी दी थी। अभी रिचमंड की बात की, उन्होंने भी 1970 में अपनी परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने सीखने की परिस्थितियों पर बल दिया था और उसे डिजाइन करने की बात कही थी। कॉक्स ने भी मानव की सीखने की परिस्थितियों एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी बताया है। उनके अनुसार मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है।
यानी जो सीखने की परिस्थितियाँ हैं उसको कैसे अनुकूल बनाया जाए उस पर इन्होंने बल दिया है और सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी बताया है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्निंग कंडीशंस कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें किस बात पे बल दिया जा रहा है ये आपको परिभाषा से समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या कहा। जो मेजर स्ट्रेस है किस बात पर दी है, एप्लीकेशन learning conditions. In his definition, R. A. Cox has given major stress on the application learning conditions for child development. यानी उन्होंने लर्निंग कंडीशंस की कैसी हो इस पर ज़्यादा बल दिया है। अब आप दूसरी देखो, इसकी परिभाषा है गेने की है, रॉबर्ट एम गेने। उन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि ज्ञान की सहायता से शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। Educational technology can be understood as a mean for the development of a set of systematic techniques and accompanying practical knowledge for designing, testing, and operating schools as educational systems. यानी शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य ये व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों टेक्निक्स का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। ये किसने दी, रॉबर्ट गेने ने। अपनी परिभाषा में गेने ने 2 एस्पेक्ट्स को पॉइंट किया है, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग टेक्निक एंड डिजाइनिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यानी अपनी जो डिफिनीशन उन्होंने दी है उसमें इन हिज डिफिनीशन गैने हैज पॉइंटेड आउट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग टेक्निक एंड डिजाइनिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यानी टीचिंग टेक्निक के विकास पर बल दिया है और वैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करने की बात कही है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सके। जो अपने अभी देखा कि सुनियोजित प्रविधियों का विकास किसके लिए, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। इस परिभाषा में 2 एस्पेक्ट की बात कही गई है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग टेक्निक and second, designing measuring instrument for testing students performance। अब आप नेक्स्ट डिफिनेशन देखो, एस कुलकर्णी 1966। एस कुलकर्णी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज as well as recent discoveries of science and technology to the process of education। यानी educational technology may be defined as the application of the laws as well as recent discoveries of science and technology to the process of education। जो भी डिस्कवरीज साइंस में होती है, रिसेंट डिस्कवरीज, और जो लॉज हैं
उसका एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल होता है, उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। किसी में किसी पक्ष पर बल दिया गया है, दूसरे में दूसरे पक्ष पर। एक और है, आप देखो, रिचमंड डिसिको। इनका कहना है कि ये सभी जो परिभाषाएं, इनकी भी परिभाषा है, सभी परिभाषा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के किसी एक पहलू पर प्रकाश डालती है, इसलिए ये एकांगी परिभाषाएं कहलाती है। अभी तक हमने आपको जो भी परिभाषाएं बताई, रॉबर्ट गेने की, कॉक्स की, कुलकर्णी की, रिचमंड की, और सबसे पहले जो थी जेकोटा ब्लूमर की। ये सारी परिभाषाएं क्या है? यह एकांगी है, क्योंकि इन सभी परिभाषाओं में दोनों पहलू पर प्रकाश नहीं डाला गया। इसमें किसी एक परिभाषा में किसी पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो दूसरी में दूसरे पहलू को। इसमें एक गुण का अभाव है जिसे व्यापकता कहते हैं, कंप्रेहेसिवनेस। इन परिभाषाओं में कंप्रेहेंसिवनेस के गुण का अभाव है, इसलिए इन परिभाषाओं को एकांगी परिभाषाएं कहा गया है। अब दूसरी कैटेगरी की जो परिभाषाएं हैं, आप उन्हें ग्राह्य परिभाषाएं कहा गया है, जिसमें प्रमुख हैं लीथ, साकामातो तथा शिव के मित्रा। इनकी पहली देखो, GOM लीथ की परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा है कि educational technology is the systematic application of scientific knowledge about teaching, learning, and conditions of learning to improve the efficiency of teaching and training. इसमें क्या क्या कहा गया है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, कहीं भी साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन की बात आती है तो उसमें सिस्टमेटिक वर्ड यूज होता है। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग यानी शिक्षण, लर्निंग अधिगम, एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग अधिगम परिस्थितियाँ। उसमें जब हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों की जो एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से इसमें सहायता मिलती है। तो इन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। इससे पहले हमने एकांगी परिभाषाओं में देखा था सीखने की परिस्थितियाँ या फिर शिक्षण इवैल्यूएशन और उनके जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर ज़्यादा बल दिया गया था। इसमें शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता और दक्षता पर भी बल दिया गया है। इसमें इन्होंने जो कहा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, तो इसमें कई चीज़ों पर इन्होंने बल दिया है। यानी कि टीचिंग लर्निंग रिफर्स टू द many important features। पहला, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीचिंग। दूसरा, ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ टीचिंग। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स। चौथा, टीचिंग टास्क्स आर गोल ओरिएंटेड। एंड पांचवा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड एमंग द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। In the definition of GOM Leith, the scientific knowledge of teaching learning refers to the following important features: systematic study of teaching, objective knowledge of teaching, structure of teaching into its components,
Teaching tasks are goal oriented and cause and effect relationship is established among the components of teaching. क्योंकि in the absence of scientifically established principles, educational technology implements techniques of empirical testing to improve learning situations. ये ज़्यादा इनकी जो डिफिनेशन है एक कम्प्रिहेंसिव है और व्यापक है, क्योंकि इसमें कई चीज़ों पर बल दिया गया है, कई चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखती है, इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से हो सकती है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपको टैक्सी साकामोटो 1971 में इन्होंने क्या कहा था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी विच एम्स एट मैक्सिमाइजिंग एजुकेशनल इफेक्ट बाय कंट्रोलिंग सच रेलिवेंट फैक्ट्स एज एजुकेशनल purposes, educational environment, conduct of students, behavior of instructors, and interrelations between students and instructors. इनकी डिफिनेशन देखो, इनकी डिफिनेशन में कितनी सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, आप उसमें देख सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन है, इसलिए इसको हम ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। हिंदी में आप क्या उनको देखो, शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों, ध्यान से सुनो, शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पसेज, पाठ्य वस्तु शिक्षण, एजुकेशनल कंटेंट्स, पाठ्य वस्तु कंटेंट्स, शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल्स, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स, विद्यार्थियों व निर्देशकों का व्यवहार, इंटररिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, बिहेवियर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, एनवायरनमेंट, इन सभी यानी विद्यार्थियों निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। एक बार और रिपीट करते हैं, शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों व निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। नेक्स्ट डिफिनेशन है शिव के मित्रा, एजुकेशनल technology can be conceived as a science of techniques and methods by which educational goals could be realized। सबसे संक्षिप्त और सबसे सिंपल डिफिनेशन है और अपने आप में पूर्ण है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिव के मित्रा, इनकी डिफिनेशन सिंपल भी है और पूर्ण भी है। दिस डिफिनेशन सीम्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव given by Shiv K. Mitra and
communicates the true meaning of the term educational technology. यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि definition given by Sipke Mitra seems to be comprehensive and communicates the true meaning of the term educational technology. The development of techniques and methods in educational technology are meant for realizing the goals of education. एक और शिक्षाविद हैं आई.के. डेविस, जिसका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है। उनके अनुसार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट and it is characterized by two disciplined and systematic approach to the organization of resources for learning. इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कही है, जो आपने और पहले की परिभाषाओं में इसे नहीं देखा होगा, जिसमें इन समस्याओं पर यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड समस्याओं को इंक्लूड किया गया हो। So Davis has emphasized on the approach to the organization of learning resources. यानी डेविस ने किस पर बल दिया है कि लर्निंग रिसोर्सेज को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसकी पूर्ति की जा सके। इस तरह हमने अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग चीज़ें देखी। किसी में शिक्षण परिस्थितियों की बात कही गई है, किसी में व्यवहारिक अधिगम को परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा गया है। तो किसी परिभाषा में उन सीखने की उन परिस्थितियों को की समुचित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने से संबंधित है, जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। यानी आप संक्षेप में कह सकते हो सभी परिभाषाओं में क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक का जब सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करें साइंटिफिक नॉलेज का टीचिंग लर्निंग में, तो हम लर्निंग और टीचिंग ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ टीचिंग, इन सब पर बल दिया गया है। अब एक और डिफिनेशन है जिसे फंक्शनल डिफिनेशन कहा जाता है, हेडान के परिभाषा है। ये आपको एक लास्ट डिफिनेशन और बताते हैं। इसको शैक्षिक तकनीकी की कार्यात्मक परिभाषा कहा गया है। ई हेडान की परिभाषा है यह। इसे कार्यात्मक परिभाषा इसलिए कहा गया है कि यह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को समावेशित किया है इन्होंने। हेडान के अनुसार शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। यानी इन्होंने इसे शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की शाखा बताया है जो किन चीज़ों से रिलेटेड होती है, सूचनाओं के उपयोग से, उनके योजनाओं से, और किस पे कंट्रोल रखती है, तो सीखने की प्रक्रिया पर। अब इसके क्या क्या इस डिफिनेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। सारी जो परिभाषाएं हमने देखी उनसे हम शैक्षिक तकनीकी के बारे में क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, वो आप देखें। पहला क्या है कि विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है। यानी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वह मेन किस पे आधारित है, उसका जो बेस है वो क्या है, विज्ञान है। क्योंकि हम सीखने की परिस्थितियाँ हों या फिर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ट्रेनिंग प्रोसेस को
इम्प्रूव करने की बात कहें, इन सब में साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी वह संभव हो पाएगा। इसलिए साइंस और या फिर साइंटिफिक नॉलेज का सिस्टमेटिक एप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में, या वो लर्निंग सिचुएशंस हो या फिर मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हो, सभी में जब हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से अप्लाई करेंगे तभी वह संभव हो पाएगा। इसलिए शैक्षिक तकनीकी जो मूल रूप से आधारित है वो किस पर आधारित है? विज्ञान पर। सेकंड, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। आप सेंटेंस से समझ रहे होंगे कि शैक्षिक तकनीकी का क्या काम है, कि एजुकेशन पर साइंस का, साइंटिफिक नॉलेज का क्या इन्फ्लुएंस है उसका स्टडी करती है, उसका अध्ययन करती है। थर्ड, शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। नहीं केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करता शैक्षिक तकनीकी, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी महत्व दिया जाता है। यानी सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष को महत्व न देकर उसके व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। यानी अगर हम साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास है, वैज्ञानिक ज्ञान है, तो उसे हम अपने प्रविधियों में, अपने विधियों में, अपनी जो हम सिचुएशंस हैं सीखने की, उन सब में हम जब तक उसका यूज नहीं करेंगे तब तक हमें अपने लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सिर्फ सिद्धांत में उसे नहीं जानने से हमें कोई उपलब्धि नहीं होती। इसलिए जब तक हम उस सिद्धांत को, उस नॉलेज को व्यवहार में नहीं लाएंगे, हमें जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम शिक्षण में या प्रशिक्षण को लाना चाहते हैं, वह संभव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। फोर्थ है, शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील विषय है। विकासशील इसलिए है कि साइंस में हमेशा रिसर्चेज होते रहते हैं, हमेशा नई नई टेक्निक्स यूज होती रहती है और डेवलप होती है नई नई टेक्निक्स, और हम उसे यूज करते हैं, इसलिए यह एक विकासशील विषय है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में विकास करना है। नेक्स्ट, इसमें क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता दी जाती है। इसमें यानी जो भी हम काम करेंगे, जो भी यूज करते हैं, उसे सिस्टमेटिक ढंग से करने की बात कही गई है, सीक्वेंस में। नेक्स्ट, इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती हैं। क्योंकि इसके 3 प्रोसेस, जब शिक्षक त्रिमुखी प्रक्रिया की बात कर रहा है, शिक्षक, छात्र और तकनीकी प्रक्रियाएं, यानी जो भी कंटेंट्स हैं उसको टेक्निक्स के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से जब तक हम छात्रों तक नहीं पहुंचाते, हमारे शिक्षण अधूरा रहता है। इसलिए कहते हैं इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती है। नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियां तथा नव शिक्षण तकनीकियों का प्रवेश हो रहा है, कि ज्यों ज्यों टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, हमारी टीचिंग में भी नई टेक्निक्स, नई मेथड्स इंक्लूड होती रहेंगी। नेक्स्ट है, यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में समर्थ है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब लर्निंग सिचुएशंस ऐसी हो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो, तो हम फिर उन लर्निंग सिचुएशंस को में चेंज लाकर ऐसा बना सकते हैं जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। यानी लास्ट, कि शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध कर कार्यान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है।
नहीं, जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं, वह पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में जो भी प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं, तभी वो हम शैक्षिक तकनीकी का यूज कर रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जो भी है उसमें जो पूरी जो हमारी एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें साइंटिफिक नॉलेज का, वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट करना ही शैक्षिक तकनीकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही।